सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच लिटरेचर की। ठीक है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें फ्रेंच लिटरेचर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए। देखो ज्यादा तो नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन दो तीन क्वेश्चन जो है, जैसे 2 क्वेश्चन फ्रेंच से हो गए, दो तीन अमेरिकन से हो गई। ठीक है, इस तरह 2-2 3-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा राइटर हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने। 10-12 राइटर आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो रिवीजन करना है फटाफट से। ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट राइटर है उसका थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंच लिटरेचर को। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, फ्रेंच लिटरेचर में जो फ्रेंच राइटर हैं उनको सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड मिले हैं लिटरेचर में। ठीक है, सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड ही कहां से आते हैं? फ्रांस से। जैसे शुरुआत होती है, सल्ली प्रेदुमी है 1901 में, तो वहां से शुरुआत होती है, वो भी फ्रेंच राइटर है। तो मोस्टली फ्रेंच राइटर को नोबेल अवार्ड मिला है लिटरेचर में। और जो मोलायर है और कॉर्नाइल है, ये कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच लिटरेचर में कॉमेडी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोलायर का और कॉर्नाइल का। और जो ब्रिटिश एज में एक ब्रिटिश लिटरेचर में एक एज है रेस्टोरेशन एज, उसमें जो कॉमेडी लिखी गई है, मोस्टली कॉमेडी इंस्पायर होकर लिखी गई है मोलायर से और कॉर्नाइल से, इन दोनों लोगों से। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और जीन रसाइल, ये भी एक फ्रेंच राइटर है। रेस्टोरेशन के अंदर जो ट्रेजेडी लिखी गई है वो इंस्पायर्ड है किससे? जीन रसाइल से। उसके बाद हम पहले राइटर की बात कर लेते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, एल्बर्ट कैम्यूस। एल्बर्ट कैम्यू इज वन ऑफ द माय फेवरेट राइटर। बहुत ही अच्छी चीजें इसने लिखी है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। एब्सर्डिटी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इस टर्म को किसने कॉइन किया था? मार्टिन एस्लिन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मार्टिन एस्लिन ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कॉइन किया है। और इसके अंदर 4-5 जो मेन ऑथर हैं, जैसे कि एल्बर्ट कैम्यू है और सैमुअल बेकेट है, यूजीन लेनेस्को है, और इसमें हैरोल्ड पिंटर को भी ऐड किया है इसने। तो इसमें 4-5 मेन ऑथर हैं जो एब्सर्ड राइटिंग से जुड़े हैं। ठीक है, और ये मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को। तो एब्सर्डिटी का इनका जो सबसे फर्स्ट मेजर वर्क है द स्ट्रेंजर और द आउटसाइडर। इसका अल्टरनेट टाइटल है द आउटसाइडर। इसकी ओपनिंग लाइन है, मदर डाइड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे। देखो, जो हमारा इस कहानी में मेन कैरेक्टर है मर्सो, उसको पता ही नहीं है कि उसकी माँ की डेथ कल हुई थी या परसों हुई थी। लॉजिक की बात नहीं है ना। एब्सर्डिटी में ऐसा ही होता है, इलॉजिकल चीजों की बात होती है। ठीक है, कोई भी एक्शंस जो है वो नहीं होते ढंग से। तो इस तरह को जो चीजें होती है उनको बोलते हैं एब्सर्डिटी। तो ये स्टार्टिंग में, ये मदर डाइड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, पता ही नहीं है किसको इसकी मदर की डेथ कल हुई थी या परसों हुई थी। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। मर्सो की गर्लफ्रेंड है मैरी कॉर्डोना, वो जो टाइपिस्ट इन द सेम वर्क प्लेस एज मर्सो। जहां पे मर्सो काम करता है वहीं पे ये मैरी काम करती है। और ये अपने बॉस से छुट्टी लेने जाता है। वो पूछता है कि क्यों छुट्टी चाहिए, तो वो बोलता है उसको कि मेरी गलती नहीं है, मदर की डेथ हो गई तो जाना पड़ेगा। तो वो छुट्टी लेके जाता है और जो उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है उसके पास जाकर ही वो व्हाइट कॉफी पीता है, सिगरेट पीता है। ठीक है, और जो दूसरी औरतें वहां पे रो रही होती है उनको बोलता है, ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, ऐसे बोलता है उनको। और तुरंत उसके बरियल के बाद, डेड बॉडी को दफनाने के बाद, ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है, मूवी देखते हैं, कॉमेडी मूवी देखते हैं। ठीक है, ट्रिप पे जाते हैं और इंटीमेट रिलेशनशिप भी बनाता है मैरी के साथ ये। ठीक है, इस तरह की कहानी है ये। और इसमें एक इसका फ्रेंड है रेमंड, जो इनका ही पड़ोसी है ये। तो ये उसको बुलाता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे चीट कर रही है। तो ये मर्सो उसको बोलता है कि चलो उससे बदला लेते हैं। और वो अपने उस जो इनका खुद का घर होता है वहां पे उसको बुला के उसकी इंसल्ट करते हैं। तो बाद में एक जगह पे ये अर्ब है, देखो इसमें ना, रेमंड की जो मिस्ट्रेस है, उसका जो भाई है और जो दूसरे जो फ्रेंड है, उनके किसी के भी नाम नहीं है, सिर्फ इसी नाम से उनको बुलाया गया है इसमें, द अरब। तो एक बार बीच पे वो मिलते हैं, उसको ये अरब मिलते हैं। तो ये इससे बदला लेना चाहता है, रेमंड और मर्सो भी। तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और ये अरब जो है वो उसको चाकू मार देते हैं, रेमंड को।
तो बाद में मर्सो वापस आता है और उसको शूट कर देता है उनमें से, ठीक है, एक गोली मार देता है और 4 गोलियां मारता है उसको। तो कहते हैं, बाद जब उसको पूछा जाता है कि एक गोली में ये मर गया था तो तुमने दूसरी क्यों मारी, तो कहता कि सूर्य जो है वो काफी ज्यादा चमक रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने इसको मार दिया, 4 इसलिए गोलियां 4 मारी मैंने इसको। तो उसको जब लेके जाया जाता है ट्रायल पे, तो वो ऐसे आनाकानी नहीं करता इस चीज के लिए कि मैंने उसको मारा था, वो बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा था इसको, ठीक है। जब पूछा जाता है क्यों मारा था, तो ये वही सीधा ही बोलता है कि गर्मी ज्यादा थी। ये कहानी है द स्ट्रेंजर की। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इनका वर्क है द प्लेग। प्लेग में जो ये बुक है, ये शुरुआत होती है इसकी एपिग्राफ कोटिंग डेनियल डेफो की एक बुक है, ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। इसका एपिग्राफ इसमें लिया गया है। शुरुआत ऐसी होती है नॉवल की, टेल्स द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेटर ऑफ ए प्लेग स्वीपिंग द फ्रेंच अल्गेरियन सिटी ऑफ ओरान। ओरान शहर में प्लेग फैल जाता है, ठीक है, वो कहानी है इसमें। और कौन कौन वॉलेंटरीली इसमें काम करते हैं, वॉलेंटियर है ये डॉक्टर बर्नार्ड रक्स, रेमंड रैम्बर्ट और एक है तोरू, who first came up with the idea of the organizing team of the volunteer to fight with the plague। और सबसे पहले जो विक्टिम होती है प्लेग की, शिकार कौन होती है, डॉक्टर बर्नार्ड रेक्स की वाइफ है, ठीक है। उससे पता चलता है कि शहर में प्लेग जो है वो फैल चुका है। इसकी भी कहानी इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ी सी समरी पढ़ लेना। देन उसके बाद है द मिथ ऑफ सिसिफस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 चैप्टर हैं, एन एब्सर्ड रीजनिंग, एब्सर्ड मैन, एब्सर्ड क्रिएशन और द मिथ ऑफ सिसिफस। ये 4th चैप्टर है इसमें, मिथ ऑफ सिसिफस। इसमें जो सिसिफस है उसको एक काम एज ए पनिशमेंट, एक इस तरह का काम दिया जाता है कि एक गोल पत्थर है, वो किसी माउंटेन पे इसको फिक्स करना है, किंग उसको सजा देता है। तो वो जैसे उस पत्थर को ऊपर लेकर जाता है, एक जगह पे फिक्स करने की कोशिश करता है, तो वो वापस नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि राउंड गोल पत्थर था वो। तो फिर वो दोबारा से लेके जाता है, फिर वापस आ जाता है, ऐसे वो बहुत बार करता है। और सिसिफस को अपने इस काम में मजा आने लगता है। देखो, उसको पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन अब उसको इस काम में मजा आने लगा और वो बहुत अच्छे से इस काम को करता है। तो किंग उसको भेजता है जाके कि देखो भाई जाके कि उसकी पनिशमेंट कैसे चल रही है, कितना दुखी है वो। तो बोलते हैं जाके, उसको बताते हैं, किंग के जो सैनिक होते हैं वो राजा को बोलते हैं जाके कि सिसिफस तो मजे कर रहा है, ठीक है। तो अपनी ही पनिशमेंट में इसने प्लेजर ढूंढ लिया। यहां पे एल्बर्ट कैम्यू ने बोला है कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं, क्या सुसाइड करना किसी चीज का सॉल्यूशन है? आप अपनी जो पनिशमेंट है उसमें भी आप प्लेजर ढूंढ सकते हो, मजे कर सकते हो लाइफ में। तो मरना कोई जरूरी नहीं है, मरना एक सॉल्यूशन नहीं है। इसने डायरेक्ट बोला है सुसाइड के बारे में। सुसाइड किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये है कहानी मिथ ऑफ सिसिफस की। बाकी के सिर्फ टाइटल करने हैं, द फॉल, द रिबेल और कैलिगुला, ये सिर्फ टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट राइटर आते हैं ऑनर डे बेल्जाक। इनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है ओल्ड गोरियट, जिसको फादर गोरियट भी बोला जाता है, और इसको कंपेयर किया गया है किंग लियर से। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, तीनों के नाम आपको याद करने हैं जो एक साथ रहते हैं, वोटुरिन, रास्टिग्नैक और जोट्रिन। ये 3 कैरेक्टर हैं इसमें। लास्ट लाइन है इसकी, आई बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ तीनों कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है फिर द ह्यूमन कॉमेडी, मल्टी वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड नॉवल एंड स्टोरीज डिपिक्टिंग फ्रेंच सोसाइटी इन द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एज सिर्फ ब्रिटिश में नहीं है, ये फ्रेंच लिटरेचर में भी है रेस्टोरेशन पीरियड। तो उस पीरियड के ड्यूरिंग फ्रेंच की सोसाइटी की जो कंडीशन थी वो इसमें डिपिक्ट की गई है। नेक्स्ट हमारे राइटर है मैरी हेनरी बेल, जिनका पेन नेम है स्टेंडल। बहुत ही फेमस पेन नेम है ये स्टेंडल, पेपर में पूछा भी गया है। और यहां से जो क्वेश्चन आया था, इस बुक से क्वेश्चन आया था द रेड एंड द ब्लैक से, प्रीवियस ईयर में। उसमें एक ये जो कैरेक्टर है ना, इसमें मेन कैरेक्टर, ये पूछा गया था कौन सी बुक में है। 2 वॉल्यूम में है द रेड एंड द ब्लैक, ए क्रोनिकल ऑफ 19th सेंचुरी, टेल्स द स्टोरी ऑफ जूलियन सोरेल। जूलियन सोरेल की लाइफ के बारे में है। फ्रांस रिज्ड सोशल स्ट्रक्चर रिस्टोर्ड आफ्टर द डिसरप्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रेन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जब रूल था वहां पे, उसके बारे में ये कहानी बताई गई है। आपको सिर्फ कैरेक्टर याद करना है इसमें, जूलियन सोरेल जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन इसके बाद आता है द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा, टेलिंग द स्टोरी ऑफ इटालियन नोबलमैन इन द नेपोलियनिक एरा। जब ये नेपोलियन बोनापार्ट का रूल था उस टाइम पे ये स्टोरी एक इटालियन नोबलमैन के बारे में है ये। इट क्रॉनिकल्स द एडवेंचर ऑफ द यंग इटालियन नोबलमैन, ये उसका नाम है।
फेब्राइस डेल डोंगो फ्रॉम हिज बर्थ इन 1798 टू हिज डेथ। तो इसी की कहानी है ये, उसके जन्म से लेके उसकी डेथ तक। फेब्रिस स्पेंट हिज अर्ली years in the family castle on the Lake Como, while most of the rest of the novel is set in fictional Parma। ये पार्मा जगह का नाम है, द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा। तो पार्मा नाम की जगह पे इसको सेट किया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट राइटर है गस्टेव फ्लैबर्ट। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मैडम बोवरी, जो आपको पढ़ना है। इसमें है सिर्फ टाइटल नवंबर और उसके बाद द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी। देन इसके बाद आता है मैडम बोवरी, जो पढ़ना है, मस्ट रीड बुक है, इंपॉर्टेंट है, और सब टाइटल है प्रोविंशियल मैनर। इसमें कैरेक्टर है एमा, जो कि एक एम्बिशियस गर्ल है, मैरिड टू चार्ल्स बोवरी। चार्ल्स बोवरी से शादी कर लेती है, बट उसके और भी काफी सारे अफेयर चलते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होती कभी भी, और लास्ट में सुसाइड कर लेती है। चार्ल्स बोवरी जो है, ये भी, इसकी भी डेथ हो जाती है। ब्रीथ, इनकी एक बेटी होती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। वो भी इनकी डेथ होने के बाद, चार्ल्स बोवरी और मैडम बोवरी की डेथ के बाद, एमा की डेथ के बाद, ये जो बच्ची होती है, इसको आई थिंक वॉटसन है कोई गार्डियन इनका, उसके पास भेजा जाता है, बट वहां भी इसकी डेथ हो जाती है ब्रीथ की। ये स्टोरी है इसकी मैडम बोवरी की। देन इसके बाद आता है एमाइल जोला, बेस्ट नोन प्रैक्टिशनर ऑफ द लिटरेरी स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में एमाइल जोला का बहुत बड़ा नाम है। नेचुरलिज्म होता है जो एक ऐसे आइडियाज या बिलीफ पे काम करते हैं। इनका मानना होता है कि जो यूनिवर्स है वो चल रही है किसी एक ऐसे फोर्स से, नेचुरल फोर्स से, यानी कि नेचर के फोर्स से चल रही है। ठीक है, ये रियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। एंड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल नेचुरलिज्म। इनका एक वर्क है नेचुरलिज्म इन थिएटर। इसमें बोला था कि 19th सेंचुरी का जो थिएटर था या जो लिटरेचर लिखा गया था वो डेड लिटरेचर है। अगला वर्क है थेरेस रैक्यून। थेरेस रैक्यून इज ए यंग वुमन बीइंग रेज्ड बाय हर आंट मैडम रैक्यून। ये इंपॉर्टेंट है कहानी, इसको स्टार मार्क कर लो। सिंस द डेथ ऑफ हर मदर मैडम रैक्यून हैज ए सन कैमिले। ये इसका बेटा होता है कैमिले। इनको एक साथ ही रखा जाता है। इसकी डेथ के बाद इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है थेरेस रैक्यून की, तो ये मैडम रैक्यून के पास रहने चली जाती है। उसका एक कमजोर बेटा होता है ये कैमिले। ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही बेड पे इनको सुलाया जाता है। तो बाद में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने, लेकिन ये चाहती नहीं थी थेरेस रैक्यून इस कैमिले से शादी करना। तो ये कैमिले फिर बाहर चला जाता है काम करने के लिए, इसकी जॉब लग जाती है। तो वहां पे एक कारपेंटर मिलता है इनको, ये कैमिले का ही कोई नॉन है, ल्यूरेंट, ये मिलता है। तो ल्यूरेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है इनके घर पे, ताकि वो थेरेस रैक्यून से मिल सके। ठीक है, ये इसको चाहने लगता है ल्यूरेंट इसको। तो फिर कैमिले जब ऑफिस जाता है काम करने के लिए, जॉब पे जाते हैं, तो ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इनका अफेयर चलने लगता है और काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये ल्यूरेंट बाद में एक योजना बनाता है, ये प्लानिंग करता है कि ये इस कैमिले को मार देगा। और ये तीनों एक प्लान करके ट्रिप पे जाते हैं और वहां पे उस बोट से इसको ये ल्यूरेंट जो है ये पुश कर देता है। ठीक है, वो समुद्र में गिरा देता है उसको और उसकी डूबने से डेथ हो जाती है। तो ये दोनों वापस आते हैं। तो इनको दोनों को, ल्यूरेंट को और थेरेस रैक्यून को, दोनों को गिल्ट फील भी होता है बाद में। तो जिसकी वजह से इस कैमिले की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैडम जो रैक्यून है, यानी कि जो इसकी मदर है, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है। लेकिन ये इन दोनों को इतना ज्यादा गिल्ट होता है कि वो उनको बताना भी चाहते हैं। तो एक दिन वो उसको शेयर भी कर देते हैं ये बात। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पहले जो नजदीकियां थी वो नहीं रही थी। अब वो एक दूसरे काफी दूर होने लगे थे। ठीक है, एक दूसरे को धमकियां देते थे, पुलिस को बताने के बारे में ऐसा ऐसा कुछ बोलते थे एक दूसरे के बारे में। लेकिन लास्ट में इनको इतना गिल्ट फील होता है कि ये दोनों जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, ल्यूरेंट भी और थेरेस रैक्यून भी। ये स्टोरी है थेरेस रैक्यून की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं मार्शल प्राउस्ट। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, लेकिन पढ़ना नहीं है क्योंकि 7 पार्ट में है और 2000 से ज्यादा कैरेक्टर हैं इसमें। पढ़ सकते हो तो देख लो, ठीक है, लेकिन फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, पेपर में नहीं आने वाले यहां से कोई कैरेक्टर। 2000 कैरेक्टर है। इट इज नोन एज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राहम ग्रीन ने इसको बोला है, ग्राहम ग्रीन ने ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इसके बारे में इमाइल जोला के बारे में बोला है कि ये ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है 20th सेंचुरी की।
देन जेएमजी लेक लेजियो आते हैं, नोबेल अवार्ड मिला है 2008 में। इन्होंने लिखा है द इंटेरोगेशन, द नोवेल इज अबाउट एडम पोलो। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि एडम पोलो कैरेक्टर कहां पे है। ए लोनर मैन हु हैड बीन marginalized from society, his long hair and his beard make him appear as a beggar। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, जिससे वो लगता था कि ये एक बेगर की तरह है। He struggles to find meaning in life। एडम पोलो की पूरी स्टोरी है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें देखो सिंगल कैरेक्टर पे बेस्ड होती है ना जो भी स्टोरी, वो सिंगल कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बारे में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एडम पोलो है और मार्जिनलाइज होता है सोसाइटी से, ये कहाँ पे है, कौन से वर्क में है, या आपको ऑथर का नाम भी पूछ सकते हैं। तो जेएमजी लेक लेजियो के वर्क में है द इंटेरोगेशन में। उसके बाद है डेजर्ट, इसमें दो स्टोरी है। पहली तो एक लॉन्ग स्टोरी है जो टेल्स द वॉन्डरिंग ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट ट्राइब्स चेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स बाय फ्रेंच कॉलोनियल इन्वेडर्स। जो फ्रेंच कॉलोनियल इन्वेडर्स थे, ठीक है, वो किस तरह से उनको जो नॉर्थ अफ्रीकन है उन पे रूल कर रहे थे, उन पे रूल करने की कोशिश कर रहे थे, या किस तरह से उनको शोषित किया इन लोगों ने, वो सारी स्टोरी है डेजर्ट में। और जो दूसरा पार्ट है, ये शॉर्ट पार्ट है पहले वाला, दूसरा लॉन्गर पार्ट है स्टोरी ऑफ लाला इज सेट एन अनस्पेसिफाइड कंटेम्परेरी टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है, स्टोरी है लाला की, बस सिर्फ इतना, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद है गाओ जिंगजेन, नोबेल अवार्ड मिला है 2000 में। ये चाइनीज राइटर है, चाइनीज और फ्रेंच, बाद में फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे। एब्सोल्यूट सिग्नल, इसके सिर्फ टाइटल पढ़ने हैं और कुछ नहीं। एब्सोल्यूट सिग्नल, द बस स्टॉप, वाइल्ड मैन, द अदर शोर और सोल माउंटेन, जस्ट टाइटल ओनली, डेट भी आपको याद नहीं करनी। उसके बाद आते हैं एंड्रे गिडे, नोबेल अवार्ड है 1947 में, भारत आजाद हुआ था तब। 1947 में एंड्रे गिडे को मिला है नोबेल अवार्ड है 1947 में। इनके भी सिर्फ आपको टाइटल पढ़ने हैं, द नोटबुक ऑफ द एंड्रे वोल्टर, द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, सिर्फ टाइटल। नेक्स्ट है फिर जूल वर्नी, इसके भी टाइटल ही है 20,000 लीग अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। और बस इतना ही है, सिर्फ टाइटल, कोई जरूरत नहीं है डिटेल में पढ़ने की कुछ भी। उसके बाद है अलेक्जेंडर डुमास, द थ्री मस्केटियर्स है इसका एक वर्क, सिर्फ टाइटल। नेक्स्ट है फिर जीन पॉल सार्ट्रे। जीन पॉल सार्ट्रे ने नोबेल अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, ही डिक्लाइन नोबेल प्राइज इन 1964, बट बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। लिटरेचर में दो राइटर ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल जो अवार्ड है वो डिक्लाइन किया था, एक तो ये जीन पॉल सार्ट्रे, दूसरा है बोरिस पास्टरनाक। बोरिस पास्टरनाक 1958 में, ठीक है, बट दोनों ने एक्सेप्ट किया था बाद में। पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से दो राइटर थे जिन्होंने नोबेल अवार्ड डिक्लाइन किया था, एक तो बोरिस पास्टरनाक है, दूसरे हैं जीन पॉल सार्ट्रे। और इनके टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जीन पॉल सार्ट्रे के और टाइटल भी आपको मिलते हैं तो टाइटल उसके जरूर याद रखने हैं। द फ्लाइज है, नोजिया, बीइंग एंड नथिंगनेस, ये मार्टिन हेडिगर की एक बुक है, बीइंग एंड टाइम, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पे ये बुक लिखी गई है, तो वहां से इंस्पायर होके जीन पॉल सार्ट्रे ने बीइंग एंड नथिंगनेस लिखा है। और व्हाई राइट, ये दोनों पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, बीइंग एंड नथिंगनेस किसने लिखा है, व्हाई राइट किसने लिखा है, मैच मेकिंग में क्वेश्चन आते हैं इनके। तो जीन पॉल सार्ट्रे के और जितने भी आपको टाइटल मिलते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बस इसमें इतना ही है। फ्रेंच के इतने ही राइटर आपको पढ़ने हैं और फालतू की डिटेल कुछ भी नहीं पढ़नी है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। डिटेल पढ़ोगे तो अंदर से कुछ आएगा नहीं, सरफेस से ही आएगा इनके वर्क से। कोई जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का नाम याद रखना है, बुक के नाम याद रखने हैं बस। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है एल्बर्ट कैम्यू, इसको पढ़ना है आपको डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जर्मन हमारा बचता है, रशियन बचता है, ठीक है, और इंडियन भी। तो पेपर अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 दिन बचे हैं पेपर में, तो आप जितना हो सकता है उतना तो कर लो एक बार। बाकी के वीडियो बाद में आती रहेंगी वो तो, क्योंकि एकदम से मैं भी इतने जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।